हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज फिर हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं बीपीएससी 3.0, 4.0 और एस्टेट लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चंस पर डिस्कशन के लिए नवीनतम पैटर्न पर आधारित, यानी ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। जो आपके बीपीएससी 1.0, 2.0 का लेवल रहा, इंक्लूडिंग जो एस्टेट का लेवल रहा, इन तीनों लेवल्स को देखते हुए ये सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। और आज है इसका डे 6। डे 1 से लेकर डे 5 तक बेस्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग हर एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। यानी अभी तक 250 क्वेश्चन यानी 250 क्वेश्चंस अराउंड डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन को मिलाकर ये आंकड़ा 300 क्वेश्चन तक पहुंचने वाला है। 50 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 300 क्वेश्चंस। तो चलिए इस 300 क्वेश्चन के सफर को तय करते हैं और जानते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। क्या आप यहां पर आज के सेशन में 50 में से 45 प्लस स्कोर कर पाते हैं? देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बीपीएससी और एस्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि लेटेस्ट कोर्स को ज्वाइन कर पाए, जिससे कि हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट की मदद से अपनी तैयारी को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर पाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन, इवन गेट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करें, कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाएं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जो कि ये गारंटी करता है कि आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। बस डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, 3 से 4 बार इस कोर्स को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा किसी दूसरी बुक या पीडीएफ को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के विदाउट फर्दर एडू डिस्कस करते हैं आज के सेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डे 5 में क्वेश्चन ऑफ द डे एक मैंने आपको दिया था, जहां से मैंने आपसे पूछा था क्या कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी किसके बीच में कार्य करती है? सीपीयू एंड रैम, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, सीपीयू एंड रोम, या ऑल ऑफ दीज? हम सब जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर की मेमोरी कौन सी है? कैशे। फिर है आपकी रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी की बात करें तो ये किसके बीच में होती है? सीपीयू यानी प्रोसेसर, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के बीच में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सीपीयू एंड रैम। देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का मतलब सीपीयू और रैम का मतलब मेन मेमोरी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, डेटाबेस से क्वेश्चन बनेगा, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेगा, नेटवर्किंग से क्वेश्चन बनेगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ग्रे कोड है, आपके टूस कॉम्प्लीमेंट है, नंबर सिस्टम है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, है ना। ये बात आप भी जानते हैं। बेसिक लेवल पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आपको पढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स भी आपको पता होने चाहिए, डेटाबेस तो बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक कवर करना चाहिए, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए और इस बार भी आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को पहले कवर करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस? निम्नलिखित में से किस भाषा अनुवादक का उपयोग सी प्लस प्लस में किया जाता है? हम जानते हैं सी प्लस प्लस में क्या असेंबलर का यूज होगा? जी नहीं। क्या इंटरप्रेटर का यूज होगा? जी नहीं। क्या कंपाइलर का यूज होगा? जी हां। तो करेक्ट आंसर होगा ओनली कंपाइलर,
दैट इज द करेक्ट आंसर। सी या सी प्लस प्लस आपकी कैसी लैंग्वेज है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। और यहां पर क्या इंटरप्रेटर का यूज होता है? जी नहीं, यहां पर कंपाइलर का यूज होता है। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जहां पर इंटरप्रेटर का यूज होगा? जावा, जहां पर कंपाइलर का भी यूज हो रहा होगा और इंटरप्रेटर का भी। पाइथन, जहां पर कंपाइलर भी यूज हो रहा होगा और इंटरप्रेटर भी। लेकिन सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर का ही इस्तेमाल होता है। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। किसको? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? बिल्कुल सही, दैट इज कंपाइलर। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस? निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस की विशेषता नहीं है? बताइए। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। हम जानते हैं सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? जी नहीं, ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये ऑब्जेक्ट का यूज भी करती है, यहां क्लासेस का यूज भी होता है, यहां इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म का यूज भी होता है। लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? जी नहीं, ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसकी डिपेंडेंसी है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोला जाता है, ना कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। सपोज करिए कि सचिन सर यानी मैंने एक प्रोग्राम बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक, क्या मैं उस विंडोज में बने हुए प्रोग्राम को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता हूं? जी नहीं। क्या मैं लाइनेक्स में बने हुए प्रोग्राम को विंडोज में रन कर सकता हूं? जी नहीं। इसका मतलब कि ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये चीज मैंने लिख भी दी है यहां पर। सी प्लस प्लस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट विच मीन्स विंडोज कंपाइल्ड प्रोग्राम वोंट रन ऑन अ लाइनेक्स सिस्टम। विंडोज में बनाए गए प्रोग्राम्स को लाइनेक्स में रन नहीं कर सकते और लाइनेक्स में बनाए हुए प्रोग्राम को विंडोज या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट आर कॉल्ड। हम जानते हैं सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए सी इन का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए सी आउट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये सी इन और सी आउट क्या है? लाइब्रेरी फंक्शंस, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ऑब्जेक्ट या ऑल ऑफ दीज। क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो इनपुट और आउटपुट जो भी होगा वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस में एक इंसर्शन ऑपरेटर है। इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जो आउटपुट रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। और सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए किसका यूज करते हैं? सी आउट का। और सी आउट के साथ में किसका यूज करते हैं? लेस देन वाले ऑपरेटर का। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, लेस देन वाले दो ऑपरेटर, जिसको क्या बोला जाता है? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सी आउट में हम क्या करते हैं? आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे हेलो एवरीवन। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो एवरीवन। और इसके साथ में जो ऑपरेटर यूज हुआ वो कौन सा है? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, या जिसे इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस में एक निष्कर्षण ऑपरेटर है? अच्छा जी, इंसर्शन तो हो गया ये आउटपुट वाला, तो इसका मतलब एक्सट्रैक्शन क्या होगा? वेरी गुड, यानी इनपुट वाला होगा एक्सट्रैक्शन। और इनपुट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सी इन का। और सी इन के साथ में किसका यूज करते हैं? डबल ग्रेटर देन सिंबल का, जिसे हम लोग बिटवाइज राइट शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे सी इनपुट, क्या देना है हमें?
नंबर वन, सी इनपुट नंबर टू। जब भी हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं दो नंबर्स के साथ में, तो हम क्या देते हैं इनपुट में? नंबर वन और नंबर टू। जहां सी इन में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या इसको क्या बोला गया? बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। समझ में आया? जल्दबाजी में हमें याद नहीं रहता, इसलिए इसको याद रखिएगा। इंसर्शन मतलब आउटपुट वाला और एक्सट्रैक्शन का मतलब इनपुट वाला। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग डबल टाइप वैल्यू इन सी प्लस प्लस? कह रहा है सी प्लस प्लस में बताइए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं उनमें से लॉन्ग डबल जो टाइप है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? डबल का मतलब फ्लोट का बड़ा भाई, तो यानी एफ का यूज होगा, लेकिन सिर्फ एफ का यूज का मतलब फ्लोटिंग हो गया। डबल का मतलब फ्लोट का बड़ा भाई, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल डी की मदद से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, ना एल डी नहीं, एल एफ। एफ का मतलब होता है फ्लोट और लॉन्ग फ्लोट का मतलब डबल टाइप, यानी करेक्ट आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझिए, डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब जो डेसिमल होगा, डेसिमल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, और फ्लोटिंग पॉइंट का बड़ा भाई है क्या? डबल। ये आप जानते हैं। इंटीजर का जो बड़ा भाई होता है वो क्या होता है? ये भी आपने कई बार पढ़ा है कि इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ नंबर्स को, लेकिन अगर डेसिमल की बात होगी तो वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट का जो मैक्सिमम है वो क्या है? डबल। और डबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लॉन्ग डबल का यूज करने के लिए एलएफ का। तो परसेंटेज एलएफ इज यूज्ड, दैट इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। नेक्स्ट, फॉर विच टाइप द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज आई और परसेंटेज डी इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस? कह रहे किस प्रकार के प्रारूप निर्देशक परसेंटेज आई या परसेंटेज डी का प्रयोग सी प्लस प्लस में किया जाता है? आई का मतलब इंटीजर, डी का मतलब इंटीजर, और इंटीजर का बड़ा भाई क्या है? जैसे कि हम प्रीवियस सेशन में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बता रहे थे, लॉन्ग। तो लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? इंटीजर का बड़ा भाई। तो आई का मतलब क्या है? इंटीजर। डी का मतलब क्या है? इंटीजर। तो आंसर क्या बनेगा? इंट इज द करेक्ट आंसर। लीजिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नोन एज रेफरेंशियल ऑपरेटर? कह रहा है सी प्लस प्लस में ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसे रेफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, जिसका यूज रेफरेंस के लिए किया जाता है? बताइए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, कौन सा सही होगा? द करेक्ट आंसर इज जो आपका पॉइंटर वाला होता है, जिसमें पॉइंटर गिवन होता है, या आप कह सकते हैं जो एरो वाला सिंबल होता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल ऑपरेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, दैट इज रेफरेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट, अब देखो, ऑपरेटर से हमने देखा कि प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन बने थे और इस बार भी बनेंगे। तो एक बार ऑपरेटर्स की लिस्ट जरा याद कर लो। अगर परसेंटेज है, इसका मतलब मॉड्यूलस है। अगर प्लस प्लस है, इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस है, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर दो बार एम्परसैंड है, इसका मतलब एंड ऑपरेटर है। अगर पाइप का यूज हुआ है, डबल पाइप का, ये और ऑपरेटर है। ये नॉट ऑपरेटर है। इक्वल्स टू का मतलब असाइन करना वैल्यू, इट मींस ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्वेश्चन मार्क के साथ में कॉलन अगर गिवन हो तो ये टर्नरी या फिर कंडीशनल ऑपरेटर बनता है। अगर एस्ट्रिक का यूज हुआ है तो इसका मतलब ये पॉइंटर, यानी पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। अगर एम्परसैंड का यूज हो रहा है तो इसका मतलब एड्रेस की बात हो रही है। अगर इस सिंबल का यूज हो रहा है, अगर इस एरो का यूज हो रहा है तो इसका मतलब रेफरेंशियल की बात हो रही है। और अगर डबल कॉलन का यूज हो रहा है तो इसका मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की बात हो रही है। तो ये 12 तरीके के ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पूछा ही जाता है, रेफरेंशियल ऑपरेटर पूछा ही जाता है, एड्रेस के लिए एम्परसैंड पूछा ही जाता है, ये आपका जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, एस्ट्रिक पॉइंटर के लिए पूछा ही जाता है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के नाम बनेंगे, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अपवाद यानी एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया जाता है सी प्लस प्लस में। तो बताइए सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक्सेप्शन कब रन किए जाते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम पर एरर को डिटेक्ट किया जाता है, कंपाइल टाइम पर, सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा रन टाइम पर, और रन टाइम का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल आपकी पार की नजर और निर्मस ऊपर है ना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। या तो ऑप्शन में एग्जीक्यूशन टाइम होगा या तो रन टाइम होगा। तो रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम एक ही बात होती है, और इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आ गया, एरर को हैंडल करना या एक्सेप्शन को हैंडल करना, दैट इज इन द रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट व्हाट अ प्रोग्राम डज व्हेन इट डिटेक्ट एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। कह रहे डिफॉल्ट रूप से जब कोई प्रोग्राम किसी अपवाद का पता लगाता है तो वे क्या करता है। जैसे ही प्रोग्राम को एरर पता चल गई कि हां अब इस प्रोग्राम में इस लाइन में ये एरर है, उसके बाद वो प्रोग्राम क्या करेगा, रन करता रहेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कॉल करेगा फंक्शन को, मदद मांगेगा, रिमूव करेगा उस एरर को, एक्सेप्शन को, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी होंगे। हम जानते हैं जैसे ही प्रोग्राम में कोई एरर आती है क्या होता है, वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, प्रोग्राम विल टर्मिनेट। और अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि एरर आ गई है। फिर एरर को पकड़ने के लिए एरर हैंडलिंग का प्रयोग किया जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स एन इनबिल्ट फीचर फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। दे आर, कह रहे सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक इनबिल्ट सुविधा प्रदान की गई है। उस सुविधा को क्या बोलते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। हम लोग सब जानते हैं कि सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन यानी एरर को हैंडल करने के लिए 3 प्रकार के कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, ट्राई, कैच और थ्रो। तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, एन एंटिटी टाइप whose existence depend upon another entity type is called। वो एंटिटी जो दूसरे पर डिपेंडेंट है उसको क्या बोलते हैं, एक इकाई प्रकार जिसका अस्तित्व किसी अन्य इकाई पर निर्भर करता है, दैट इज कॉल्ड वीक एंटिटी। जो निर्भर होती है वो वीक है, और जो निर्भर नहीं है किसी पर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। नेक्स्ट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन comes under the dash data structure। कह रहा है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन किस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, dash data structure has a minimum value of -128 and a maximum value of 127। कह रहा है ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू को होल्ड करता है। बताइए, लॉन्ग, डबल, कैर, बाइट या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, हम लोग सब जानते हैं कि -128 और 127 का मतलब बात हो रही है इंटीजर की, और इंटीजर को होल्ड करने के लिए किसका यूज करेंगे, बाइट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड बाइट। बाइट डेटा टाइप इज 8 बिट। बाइट कितने के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर। ये साइंड टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर को स्टोर करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइट। जब कभी भी क्वेश्चन में
-128 से 127 की बात की जाएगी। समझ जाना, बात हो रही है इंटीजर्स की, और इसके लिए किसका यूज करेंगे? बाइट का। नेक्स्ट, द डैश डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट। क्या रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स डेसिमल में हम किस डेटा टाइप का यूज करके स्टोर कर सकते हैं? डबल, फ्लोट, बोथ ऑफ दीज, लॉन्ग या इंटीजर। इंटीजर और लॉन्ग का यूज तो हम करते हैं किसमें? रियल नंबर्स के केस में। जहां पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो हम या तो इंटीजर का यूज कर लेंगे, और अगर बड़ा इंटीजर है तो लॉन्ग का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट है तो फ्लोट का यूज भी कर सकते हैं, और फ्लोट का बड़ा भाई डबल का भी यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लोट एंड डबल बोथ, यानी बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। बिल्कुल सही, यही बताया ना आप लोगों ने। इंटेलिजेंट तो हैं आप, नो डाउट। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखिएगा। घबराना नहीं है एग्जाम में कि एग्जाम आ गया जल्दी जल्दी करो ना, बहुत आराम से रिवीजन करो। सब आपने पढ़ा हुआ है, सब आपको आता है, बस अच्छे से रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है, वो भी बिल्कुल काल्म माइंड से। तो किसी दूसरे की बातों में मत आइए, अपना पढ़ते रहिए, और जितना पढ़ेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर? चलो, डैश डेटा टाइप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच आर मीन टू स्टोर एड्रेस ओनली इंस्टेड ऑफ वैल्यूज। कह रहा है किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो एक विशेष प्रकार के वेरिएबल जो मूल्यों के बजाय केवल पते को संग्रहित करता है। पते यानी एड्रेस की बात जब भी होगी आंसर क्या आएगा? पॉइंटर। एड्रेस की बात जब भी की जाएगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? पॉइंटर का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशनल एरे। कह रहा है दोहरे आयाम वाले सरणी की सही घोषणा को पहचाने। हम लोग जानते हैं जो एरे होता है वो सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, डबल डायमेंशन भी हो सकता है, या मल्टीपल डायमेंशन वाला भी हो सकता है। डबल का मतलब रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही है। सबसे पहला डायमेंशन क्या होगा? रोज। दूसरा क्या होगा? कॉलम। और इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पहली रोज को स्क्वायर ब्रैकेट में और दूसरी वाली कॉलम्स को स्क्वायर ब्रैकेट में। तो कहीं पर दो स्क्वायर का यूज हो रहा है। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि करेक्ट है। इंटीजर जो कि क्या है? डेटा टाइप। एरे, एरे का नाम, और यहां पर डायमेंशन कितना गिवन है? 2 2। दो रोज दो कॉलम्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इंडेक्स वेरिएबल बी फॉर द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ एन एरे। किसी सरणी की पहली पंक्ति और पहले कॉलम में तत्व के लिए सूचकांक चर क्या होगा? पहली रो और पहले कॉलम का मतलब स्टार्ट कहां से होता है? इंडेक्स 0 से। तो पहली रो कहां से स्टार्ट होगी? 0। ए 0 और 0, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहां पे रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A0 0, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्लोट A3 इज इक्वल्स टू दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है फ्लोट A3 जो कि ये है, किसका उदाहरण है? ये क्या है? अगर हम एरे को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उस एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो क्या यहां पर एरे को इनिशियलाइज किया गया है? जी हां। क्या इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे कहीं गिवन है? हां, ऑप्शन नंबर 4 में, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, कभी भी एरे के साथ में करली ब्रैकेट का प्रयोग हो तो आंसर क्या होगा? ये एरे के इनिशियलाइजेशन को बताता है ना, इनिशियलाइज किया गया है इसको, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरेज इंडेक्स इज कॉल्ड इट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। किसी सारणी के सूचकांक का सबसे छोटा तत्व क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं कि एरे की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? लोअर बाउंड। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड लोअर बाउंड। तो करेक्ट आंसर इज निम्न परिबंध या लोअर बाउंड। अगर हम बात करें, द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड। किसी एरे इंडेक्स का सबसे बड़ा तत्व क्या कहलाता है? अगर
इंडेक्स का पहला एलिमेंट लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? अंतिम वाला, लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। तो ये बन जाएगा आपका ऊपरी सीमा या अपर बाउंड। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आइए जरा इसको समझते हैं कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है। एलबी यानी लोअर बाउंड ऑफ एन एरे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, पहला एलिमेंट ऑफ एन एरे। किसी सरणी का पहला सूचकांक तत्व ही लोअर बाउंड ऑफ एन एरे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एरे 2670115 यानी 015 अगर ये है तो इस केस में लोअर बाउंड क्या होगा? पहला एलिमेंट जो कि इंडेक्स 0 पर है, दैट इज कॉल्ड 2। तो 2 इज द लोअर बाउंड एलिमेंट। अगर हम बात करें अपर बाउंड ऑफ एन एरे की, तो लास्ट इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे, जो एरे के इंडेक्स में आखिरी एलिमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आखिरी एलिमेंट कौन सा है? 15। तो 15 इज कंसीडर्ड एज द अपर बाउंड ऑफ एन एरे। समझ में आया? अब तो आ गया होगा, आगे बढ़ो। द डिक्लेरेशन इंट एरे 25 विल एलोकेट डैश बाइट्स। घोषणा इंट एरे डैश बाइट्स आवंटित करेगा। अगर आंसर आपको बाइट में दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको इंटीजर का साइज पता होना चाहिए। क्या इंटीजर का साइज आपको बाइट्स में गिवन है? नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटीजर बाय डिफॉल्ट कितने बाइट का होता है? हाँ, 4 बाइट का। तो 5 इंटू 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट बन जाएगा 40 बाइट। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? सर अगर इंटीजर की जगह पर कोई और डेटा टाइप गिवन होता तो आंसर क्या होता? बाय डिफॉल्ट तो इंटीजर होगा, लेकिन अगर इंटीजर की जगह यहां पर लॉन्ग दिया होता, फ्लोट दिया होता, डबल दिया होता, बूलियन दिया होता, कैर दिया होता, बाइट दिया होता या शॉर्ट दिया होता, तो फिर क्या होता आंसर में? इंटीजर का मतलब होता है 4 बाइट, लॉन्ग का मतलब होता है दुगना यानी 8 बाइट, फ्लोट का मतलब होता है 4 बाइट और फ्लोट का बड़ा भाई डबल होता है 8 बाइट का। बूलियन मतलब, बूलियन का मतलब यस या नो, 0 और 1, ऑन या ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 बिट को। कैर मतलब कैरेक्टर कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 2 बाइट को। बाइट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 बाइट को। और शॉर्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा बाय डिफॉल्ट? 2 बाइट्स को। तो ये पूरा आपको चार्ट याद होना चाहिए कि इंटीजर 4 बाइट का, लॉन्ग 8 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, 0 1, ऑन और ऑफ, 1 बिट का, कैर का मतलब 2 बाइट्स, बाइट का मतलब 1 बाइट और शॉर्ट का मतलब 2 बाइट होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, int marks this is equals to new int 5. How many bytes will be required by marks array? int marks new int 5 marks array के लिए कितने बाइट्स की आवश्यकता होगी? जरा बताओ मुझे। बात हो रही है इंटीजर की। इंटीजर होता है 4 बाइट का। 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20, यानी करेक्ट आंसर इज 20, है ना। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वैसे ही तो है। आंसर किस में देना है? बाइट्स में। बाइट्स के लिए क्या हमें इंटीजर पता होना चाहिए कितने बाइट का है? जी हां। तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट कितने बाइट का होगा? 4 बाइट का। 5 इसका साइज है, तो 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20 बाइट्स। नेक्स्ट, स्टैक क्या है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? स्टैक में हम क्या करते हैं? डेटा को पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या बनेगा? इसका साइज बदल सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। प्रोटोकॉल से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जितनी भी तरीके की प्रोटोकॉल्स हैं उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
आइए जरा देखते हैं यार ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है, यानी फाउंडेशन है। हम जानते हैं जब भी बात फाउंडेशन की होगी, इंटरनेट की बेसिक प्रोटोकॉल के बारे में बात होगी, तो आंसर क्या होगा? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल, है ना। इसे क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल का बैकबोन के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आमतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग जैसे वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जा रही है? रियल टाइम एप्लीकेशंस, अगर आप गेम खेल रहे हैं या सेशन को लाइव देख रहे हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्योंकि जब भी आप चीजों को लाइव देखते हैं बफरिंग होती है, डेटा का लॉस होता है, गारंटी नहीं होती। और ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो अनरिलायबल है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो गारंटी नहीं लेती? द आंसर इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जब भी बात रियल टाइम एप्लीकेशंस या वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग की आएगी, आंसर क्या होगा? यूडीपी होगा। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग। जब लाइव सेशन में आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, है ना, लाइव सेशन के दौरान क्या है? चैट होती है ना, जब आप अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं आंसर मिलता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज होता है? चैटिंग। या रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो है आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, इंटरनेट रिले चैट। और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो रियल टाइम गेम्स की बात हो या रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग की बात हो तो आंसर होगा यूडीपी। लेकिन अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन या टेक्स्ट मैसेजिंग की बात हो तो आंसर क्या होगा? आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट, है ना, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी। डैश प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। यार ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो स्वचालित रूप से नेटवर्क पर उपकरणों को आईपी पते और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स निर्दिष्ट करती है? हम जानते हैं जब भी बात ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस की होगी, आंसर क्या होगा? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका मेन काम क्या है? आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक या डायनेमिक असाइन करना। जब कभी भी क्वेश्चन में आईपी एड्रेस के साथ ऑटोमेटिक या डायनेमिक असाइन करने की बात हो रही होगी तो आंसर क्या बनेगा? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू द लोकल डिवाइसेस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता यानी यूजर्स को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरणों पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? क्या हम आमतौर पर जीमेल की मदद से अपने मेल को डाउनलोड कर सकते हैं? जी नहीं। अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन मेल को नहीं। तो इसका मतलब यहां पर बात आई मैप की तो हो नहीं रही है, क्योंकि अगर जीमेल की बात हो रही होती तो आई मैप होता, और अगर जीमेल की बात नहीं होगी तो क्या होगा? POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको लगे क्वेश्चन में कि बात जीमेल की हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? आई मैप। और अगर आपको लगे कि बात जीमेल में ये फीचर है ही नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? POP3। क्योंकि POP3 का इस्तेमाल किस में करते हैं? ज्यादातर MS आउटलुक में, जो कि एक सॉफ्टवेयर की भूमिका निभाता है, जो कि एक क्लाइंट की भूमिका को निभाता है ना। दैट इज कॉल्ड POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड मैनिपुलेट ईमेल ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को ईमेल को डाउनलोड किए बिना सर्वर पर देखने और हेरफेर करने की अनुमति देता है? तो क्या जीमेल में
हमें डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिल्कुल सही। क्या हम सर्वर पर ही मेल को देख लेते हैं? जी हां। और उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं? जी हां। तो करेक्ट आंसर होगा IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल यूजेस SSL यानी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो हाईली सुरक्षित है, जिसमें SSL की सिक्योरिटी लगी है, जिसमें TLS जैसी सिक्योरिटी लगी है। और हम जानते हैं कि जब भी बात सिक्योरिटी की आएगी तो बात किसकी होगी? HTTPS की, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की, है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल। कौन सी प्रोटोकॉल आउटगोइंग ईमेल भेजने और वितरित करने के लिए डिजाइन की गई है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करती है? SMTP। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को रिसीव करती है? POP3 और IMAP। तो यहां पर बात सेंड करने की हो रही है, तो आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या कई बार इसको सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आंसर SMTP में पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ट्रांसफर करने के दौरान हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कई बार इसको सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर एज रिमोट लॉगिन। बहुत सरल, जब भी बात रिमोट लॉगिन की होगी आंसर टेलनेट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5। टेलनेट का मतलब टेली टाइप नेटवर्क, जहां पर एक जगह पर बैठकर हम दूसरे के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली, दैट इज कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर डिजाइनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों को वितरित करती है, खोजती है और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन की जाती है। जब भी बात डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी, सर्च करने की होगी और रिट्रीव करने की होगी, तो यहां पर सबसे पुरानी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड गूफर प्रोटोकॉल। डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग और रिट्रीविंग के केस में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? गूफर, जो गूगल में यूज की जाती है। जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, क्या है? सर्चिंग। इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से, गूफर का यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस वीडियो को, उस लिंक को, तो क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड गूफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइस टू सेंड एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। त्रुटि संदेश और परिचालन जानकारी भेजने के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? एरर मैसेज का मतलब कंट्रोल करना कि नेटवर्क में आखिरकार एरर आई कहां पर। ये इंफॉर्मेशन भेजने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ICMP की, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैंने लिख भी दिया है कि जब भी बात त्रुटि की होगी, एरर की होगी और एरर को कंट्रोल करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। समझ में आया? बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल ट्रांसलेट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस एंड वाइसी वर्सा। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP पते को मैक पते में और मैक पते को IP पते में परिवर्तित करती है या इसके विपरीत अनुवादित करती है। तो IP एड्रेस से मैक एड्रेस और मैक एड्रेस से IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम ARP का है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ARP। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। समझ में आया? जिसको कई बार ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, है ना। इसे ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदल देती है और मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। कौन सी प्रोटोकॉल ऐसी है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करती है? हमने google.com लिखा, लेकिन कंप्यूटर तो google.com समझेगा नहीं, हमारा कंप्यूटर उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। और ये कन्वर्जन किसकी मदद से होगा? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम की मदद से। तो आंसर फोर्थ इज द राइट वन, दैट इज कॉल्ड डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, जिसका मेन काम क्या है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड एन आईपी एड्रेस व्हेन ओनली मैक एड्रेस इज नोन। प्रोटोकॉल का किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है जब आईपी पता खोजना हो, लेकिन जब हमें मैक पता ज्ञात हो? आईपी पता खोजने के लिए आरएआरपी का यूज करते हैं। टू फाइंड एन आईपी एड्रेस वी यूज आरएआरपी प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जब कभी भी आईपी एड्रेस को फाइंड करना है तो इसका मतलब मैक एड्रेस पता है और आईपी एड्रेस को फाइंड करना है आरएआरपी। लेकिन किंतु परंतु अगर मैक एड्रेस को फाइंड करना है तब क्या होगा? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस व्हेन आईपी एड्रेस इज नोन? तो इस केस में आंसर हो जाएगा एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो बस आपको याद क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन में आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात की जा रही है तो आंसर हो जाएगा एआरपी, नहीं सॉरी, आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात की जा रही है तो आंसर क्या होगा? आरएआरपी, है ना, ये वाला। और अगर मैक एड्रेस को फाइंड करने की बात की जा रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस फाइंड एआरपी, आईपी एड्रेस फाइंड आरएआरपी। याद रहेगा, गलत तो नहीं करोगे? पक्का? बहुत बढ़िया। विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट पैकेट टू फ्रेम एंड फ्रेम टू पैकेट इन दी ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर? 7 लेयर। किसने बनाया? आईएसओ ने। ओएसआई मॉडल से पहले वाला मॉडल कौन सा है? टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? पहले 4 लेयर्स होती थी और अब कन्वर्ट करके 5 लेयर्स कर दी गई हैं। ओएसआई मॉडल में पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करने का काम किसका है, या फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? सबसे पहले देखो, पैकेट, पैकेट का मतलब नेटवर्क लेयर और फ्रेम का मतलब डेटा लिंक लेयर, क्योंकि पैकेट नेटवर्क लेयर पर काम करता है और फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर पर। लेकिन पहले क्या आया? पैकेट। तो इसका मतलब आंसर किसके थ्रू देंगे? पैकेट्स के थ्रू, यानी नेटवर्क लेयर के थ्रू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट, among these which is the smallest unit of database? very popular question। इनमें से डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई क्या है? रिकॉर्ड, डेटा, फील्ड, फाइल या डीबीएमएस? क्या हमें डेटाबेस की हायरार्की पता है? जी हां, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, डेटाबेस, डीबीएमएस। यानी क्या बिट दिया है? ना। क्या बाइट दिया है? ना। क्या फील्ड दिया है? हां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड इज द राइट आंसर। तो एज पर दी ऑप्शन लगाएंगे। अगर ऑप्शन में बिट दिया होता तो बिट हो जाता, अगर ऑप्शन में बाइट दिया होता तो बाइट हो जाता। बिट भी नहीं है, बाइट भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? फील्ड। तो इसकी हायरार्की याद रखो, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, जिसको टेबल भी बोलते हैं, डेटाबेस और डीबीएमएस। क्लियर है? अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ये है तो लार्जेस्ट यूनिट बताइए। अगेन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। Among these which is the largest unit of database? इनमें से डेटाबेस की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? रिकॉर्ड, डेटा, फील्ड, फाइल और डीबीएमएस। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल या फाइल, डेटाबेस और डीबीएमएस। तो आंसर क्या हो गया? डीबीएमएस। नेक्स्ट, among these which browser is not open source? यार इनमें से ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बदलाव कर सकते हैं
लेकिन नॉट गिवन है, यानी किसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, कौन सा फ्री नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, ब्रेव ओपन सोर्स है, गूगल क्रोमियम ओपन सोर्स है, वाटरफॉक्स ओपन सोर्स है, लेकिन एज माइक्रोसॉफ्ट का क्लोज्ड सोर्स है, ओपन सोर्स नहीं है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एज इज द राइट आंसर। जबकि ओपन सोर्स ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स सबसे पहला ओपन सोर्स ब्राउजर, ब्रेव, क्रोमियम और वाटरफॉक्स। नेक्स्ट, among these which operating system is not open source। अभी हमने बात करी ब्राउजर की, अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स नहीं है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यूनिक्स, लाइनेक्स, यूबुंटू, ओपन सोलरिस या ओपन बीएसडी। लाइनेक्स तो ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, यूबुंटू ओपन सोर्स है, ओपन सोलरिस ओपन सोर्स है, ओपन बीएसडी ओपन सोर्स है, लेकिन यूनिक्स आपका ओपन सोर्स नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें कोई बदलाव भी नहीं किए जा सकते, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिक्स। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में गलत चुने। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। क्या मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है? जी हां, इसको बदल नहीं सकते, है ना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो क्या है, यूनिक है। ऑलवेज इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, बिल्कुल सही, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही होता है। क्या ये 12 डिजिट का नंबर है? यस। क्या ये 48 बिट लॉन्ग है? जी हां, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। क्या ये 8 बाइट का नंबर है? जी नहीं। 48 बिट लॉन्ग का मतलब क्या है, 48 डिवाइडेड बाई 8 यानी 6 बाइट लॉन्ग। ये 6 बाइट बड़ा होना चाहिए, 8 बाइट नहीं, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि 48 बिट को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तभी तो बाइट में मिलेगा हमें, तो क्या आ जाएगा, 8 6 48 यानी 6 बाइट। दिया क्या था, 8 बाइट नंबर, जो कि गलत है। नेक्स्ट, OSI मॉडल में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? इन OSI मॉडल आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस कम्स अंडर विच लेयर रिस्पेक्टिवली? OSI मॉडल में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्रमशः किस परत के अंतर्गत आते हैं? हम जानते हैं आईपी एड्रेस का मतलब नेटवर्क लेयर, मैक एड्रेस का मतलब दूसरी वाली डेटा लिंक लेयर। क्या नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 में दैट इज द करेक्ट आंसर। तो एड्रेस होते कितने तरीके के हैं? एक आईपी एड्रेस होगा जो नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, एक मैक एड्रेस होगा जो डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा, और तीसरा पोर्ट एड्रेस होता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। तो OSI मॉडल में कुल कितने एड्रेस होते हैं? 3 एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पर और पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज द आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। क्या हम आईपी एड्रेस को बदल सकते हैं? क्या हम आईपी एड्रेस के गेन या चेंज कर सकते हैं इसके एड्रेस को? क्या डोमेन नेम सिस्टम को बदला जा सकता है? जी हां, और इसको बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? स्पूफिंग इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस को बदलना पड़े, मैक एड्रेस को कैसे बदलते हैं? मैक एड्रेस को बदलने के लिए हम एनआईसी कार्ड को बदलते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस कहां लगा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर। तो अगर एनआईसी कार्ड को बदल देंगे तो क्या मैक एड्रेस बदल जाएगा? जी हां, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये काम कोई करेगा नहीं, है ना, तभी तो हम कहते हैं कि मैक एड्रेस क्या है, फिक्स है, इसे बदल नहीं सकते। लेकिन बदला जा सकता है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को, जिसे क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इनेबल मोर एडवांस ईमेल मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस न्यूमरस डिवाइसेस। हम अपने ईमेल को क्या बहुत सारे डिवाइसेस में ओपन कर सकते हैं? बताइए, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कई उपकरणों में अधिक उन्नत ईमेल प्रबंधन
और सिंक्रोनाइजेशन सक्षम बनाता है। क्या एक से ज्यादा डिवाइसेस में अपनी ईमेल आईडी को ओपन किया जा सकता है? जी हां, मोबाइल में ओपन कर लीजिए, लैपटॉप पे ओपन कर लीजिए, किसी टैबलेट पर ओपन कर लीजिए। इसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है? द आंसर इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करके हम एक साथ कई सारे डिवाइसेस में अपनी मेल को यूज करते हैं। और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? IMAP। और अगर यहां पर यह दिया होता कि आप अपनी मेल को सिर्फ एक डिवाइस में ही खोल सकते हैं, कई सारे डिवाइसेस में नहीं खोल सकते, तो इसका मतलब वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है? POP3। एक डिवाइस की बात होगी तो POP3 होगा, कई सारे डिवाइसेस की बात होगी तो IMAP होगा। समझ में आया? बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है? तेज एक्सेस टाइम का मतलब फास्टेस्ट मेमोरी, और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। ढूंढ लो, रजिस्टर है ही नहीं। अच्छा, कैशे मेमोरी ढूंढो, कैशे है ही नहीं। अच्छा, रैम ढूंढो, रैम है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम, तो आंसर क्या बनेगा? फास्टेस्ट में सेमीकंडक्टर मेमोरी इज द राइट आंसर। मैंने लिख भी दिया है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब क्या है? रैम और रोम। क्लियर? नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी यूज की जाती हैं? हम जानते हैं जब भी बात नेटवर्किंग डिवाइस की होगी और फिजिकल लेयर मतलब OSI मॉडल के पहले लेयर की होगी, तो आंसर क्या बनेगा? हब और रिपीटर, जो कि फिजिकल लेयर पर काम करता है। क्या हब रिपीटर कहीं गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि करेक्ट आंसर है। डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? बिल्कुल सही, स्विच और ब्रिज। नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? राउटर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन सी डिवाइस यूज करती है? गेटवे। सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? गेटवे। सभी लेयर्स पर कौन सी डिवाइस काम करती है? समय आने पर सभी लेयर्स पर काम कर सकती है। अगेन आंसर इज गेटवे। सही। तो बस इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप याद रखेंगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स तो लेकर आएंगे। लाएंगे या नहीं लाएंगे? बताइएगा कमेंट करके। तो ये 50 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है ना, एक बार बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के सेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये रहा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या कह रहा है? डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। डैश दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। हमने क्या देखा क्वेश्चन में? डिफरेंट, अलग अलग। अगर अलग अलग नेटवर्किंग की बात हो रही होगी, अलग अलग टोपोलॉजीज की बात हो रही होगी, अलग अलग प्रोटोकॉल्स की बात हो रही होगी, तो आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। अगर सेम की बात हो रही होगी तो आंसर क्या होगा? यह भी कमेंट करके बताइएगा, है ना। यहां तो डिफरेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर सेम की बात हो रही हो तो आंसर क्या होगा? और डिफरेंट नेटवर्क की बात हो रही हो तो आंसर क्या होगा? यह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगेन बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। कैसा लगा ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर किया जाए, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ी जाए उसकी अच्छे से पहले, फिर उसको टॉपिक वाइज MCQs कवर किए जाएं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, गेट लेवल तक इनफैक्ट, ताकि एग्जाम का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, है ना, हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, MCQ, PDF और मॉक टेस्ट के साथ कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में कितना स्कोर रहा, कैसा रहा आपका कॉन्फिडेंस? क्या डर लग रहा है? डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम हैं आपके साथ, तैयारी करवा रहे हैं आपकी, रिवीजन करवा रहे हैं आपका। बस लगातार अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको, तभी एग्जाम में बढ़िया स्कोर करेंगे।
और सिलेक्शन के बेहद करीब पहुंचेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।